नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिग एक्सपोजे ऑपरेशन डॉक्टर। हमारे देश में डॉक्टर का दर्जा किसी भगवान से कम नहीं है। उसी डॉक्टरी पेशे की ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली तस्वीर उजागर की है दो डॉक्टरों ने कि दोनों डॉक्टर सालों से मेडिकल प्रोफेशन में हैं और इन्होंने अपनी नई किताब डिसेंडिंग डायग्नोसिस के जरिए कुछ सवाल उठाए हैं। हालांकि हम इन दोनों डॉक्टर्स के दावों की सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं वो समाज के लिए काफी अहम है और इसलिए हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं ऑपरेशन डॉक्टर, क्योंकि हम में से कोई हो, बूढ़ा, बच्चा, जवान, महिला, पुरुष, किसी भी घर की आप बात ले लें, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, हर किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कभी ना कभी डॉक्टर के पास आपको जाना होता है और कहीं ना कहीं आपसे डॉक्टर से आपका साबका होता है। आप डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, आप डॉक्टर पर भरोसा रखते हैं क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि वो डॉक्टर नहीं भगवान है जो आपको आपकी बीमारी से निजात दिलाएगा। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा कि वो भगवान आपसे धोखा कर रहा है तो आपके दिमाग में उस डॉक्टर की क्या इमेज आएगी। आज हम इस किताब के आधार पर आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखेंगे जो आपको चौंका देंगी, चौंका नहीं देंगी बल्कि आपके होश उड़ा देंगी। हम उससे पहले हमारे साथ एक बहुत बड़ा खास पैनल होगा, हम उनसे बात करेंगे। इस किताब को लिखने वाले दोनों डॉक्टर होंगे, मेरे साथ विक्टिम होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हर कोई कभी ना कभी किसी न किसी वजह से डॉक्टर के दरवाजे जरूर जाता है, इलाज के लिए, एक भरोसा लिए कि वो जिस डॉक्टर के पास जा रहा है वो उसका दर्द समझेगा और उसे ठीक करेगा। लेकिन वक्त बदलने के साथ ही आज लोगों के मन में डॉक्टर का नाम सुनते ही एक और डर सताता रहता है कि वो कहीं इलाज उसकी जेब पर इतना भारी ना पड़ जाए कि वो कर्ज में फंस जाए। कुछ ऐसे ही सवालों को सामने रख रही ये किताब डिसेंडिंग डायग्नोसिस। इस किताब को लिखा है फिजिशियन डॉक्टर अभय शुक्ला और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण गद्रे ने। दोनों डॉक्टर्स का दावा है कि कैसे अस्पताल, डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट का डीप नेक्सस मरीजों को बेवकूफ बनाकर लूट रहा है, बल्कि उनकी जान से भी खिलवाड़ कर रहा है। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर अभय शुक्ला। काफ़ी सारे डॉक्टर जब दवा कंपनियों के हित को ज़्यादा सामने रखते हुए और पेशेंट के हित को नीचे रखते हुए जब दवाई लिखने लगे तो सादी दवाई के बजाय महंगी दवाई लिखना, आवश्यक दवाइयों के अलावा अनावश्यक दवाइयाँ लिखना, इस प्रकार के बहुत सारे प्रक्रियाएं चल रही हैं और इसके बदले में डॉक्टरों को एक प्रकार का जिसको हम कह सकते हैं एक लालच दवा कंपनियां देती हैं। किताब में खुलासा किया गया है कि कैसे मल्टी स्पेशलिटी वाले कॉर्पोरेट अस्पताल मरीजों को पैकेज के नाम पर लूटते हैं, कैसे मामूली सी बीमारी को बड़ा बताकर और मरीजों को डराकर मोटी कीमत इलाज के नाम पर वसूलते हैं, कैसे एक टेस्ट के बदले मास्टर चेकअप के नाम पर ढेरों टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें सबका अस्पताल से लेकर डॉक्टर्स और पैथ लैब्स तक का कमीशन बंधा होता है। एक मरीज है, उसको एक्चुअली ये 3 या 4 टेस्ट की सिर्फ ज़रूरत है, लेकिन 10 टेस्ट लिख दिए जाते हैं। 10 टेस्ट के लिए मरीज़ जाता है लैब में, वहाँ एक्चुअल टेस्ट सिर्फ 3-4 ही किए जाते हैं, बाकी के जो सैंपल हैं वो सिंक में फेंक दिए जाते हैं और नॉर्मल रिपोर्ट दे दी जाती है। किताब में यह भी दावा किया गया है कि अस्पताल के दिए हुए टारगेट को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स मरीजों की गैर जरूरी सर्जरी करते हैं, टेस्ट करते हैं, उन्हें ऑपरेशन टेबल तक पहुंचाया जाता है। महंगी और किसी खास कंपनी की दवाई लिखने के लिए डॉक्टर्स को कमीशन से लेकर फॉरेन टूर पैकेज भी दिए जाते हैं। डिसेंडिंग डायग्नोसिस किताब में कई हैरान करने वाले किस्से भी शामिल हैं कि कैसे गर्भवती ना होने पर भी डॉक्टर ने गर्भपात तक करवा दिया। टारगेट दिया जा रहे हैं कि कन्वर्जन करो, एंजियोप्लास्टी का कन्वर्जन करो, एमआरआई का कन्वर्जन करो, लैब टेस्ट का कन्वर्जन करो, क्योंकि प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव।
पुणे के डॉक्टर गद्रे और शुक्ला ने अपने अनुभवों के अलावा 6 राज्यों के 78 सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टरों से मिली जानकारी के आधार को रखकर इस किताब में खुलासे किए हैं। पूरे मेडिकल सेक्टर को रेगुलेट करने की बेहद ज़रूरत है। पेशेंट्स राइट्स, मरीजों के अधिकार, एक मरीज के तौर पे मेरे प्राइवेट अस्पताल में भी कुछ अधिकार होते हैं, ये आज 99% लोगों को पता नहीं है। यूं तो डॉक्टरी पेशे में गलत या अनैतिक कामों पर नजर रखने के लिए मेडिकल काउंसिल जैसी संस्था भी है, लेकिन इस किताब में कहा गया है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। डॉक्टर से लेकर सरकार तक, सरकार से लेकर सिविल सोसाइटी तक कि वो साथ आएं, एक कदम आगे बढ़ाएं, ताकि पेशेंट और डॉक्टर के बीच विश्वसनीयता के रिश्ते को बरकरार रखा जा सके और अनएथिकल प्रैक्टिसेस, लालच जैसे काले साय को इस प्रोफेशन से दूर रखा जा सके। कैमरामैन रामू जुनप्पा के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। तो अभी तो शुरुआत है। हमने आपके सामने केवल एक मोटी मोटी बात रखी है कि आखिर इस देश के मेडिकल सिस्टम में हो क्या रहा है। इस देश के ज्यादातर हॉस्पिटल, हम ये नहीं कह रहे कि सभी हॉस्पिटल, इस किताब के आधार पर ये जो साफ बात निकल कर आ रही है, ज्यादातर हॉस्पिटल में मरीज को मरीज नहीं एटीएम मशीन के तौर पर ट्रीट किया जाता है और बेफिजूल के टेस्ट, बेफिजूल के उस खर्चे उसके सर पर लाद दिए जाते हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं होती। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल जिस पर बात करने के लिए, मेरे साथ अजय कुमार है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, मेरे साथ नरेंद्र तनेजा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, डॉक्टर रवि मलिक हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, मेरे साथ डॉक्टर अभय शुक्ला हैं, ऑथर हैं इस बुक के डिसेंटिंग डायग्नोसिस, डॉक्टर अरुण गद्रे हैं, ऑथर हैं इसी बुक के, श्रेया निमोनकर हैं मेरे साथ, विक्टिम है मेडिकल नेग्लिजेंस की। इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन हम इन सब से बात करें, इन सब से हम इस बात पर बहस करें कि देश के इस मेडिकल सिस्टम को यहां तक लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है और कौन इसको सही कर पाएगा। उससे पहले आपके सामने केस स्टडी रखते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने दर्द तकलीफ को दूर करने के लिए, लेकिन जरा सोचिए कि अगर डॉक्टर आपके किसी दर्द के बदले कोई और ऑपरेशन कर दे और वो भी उस मर्ज का जो आपको है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? क्या बीतेगी आप पर? हम आपको कुछ ऐसी कहानी दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। मुंबई के चंद्रकांत कुलकर्णी के साथ ऐसा ही हुआ है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। फाइलों के बीच झांकती इन बेबस निगाहों में एक गहरा दर्द छिपा है। वो दर्द जिससे 63 साल के चंद्रकांत कुलकर्णी हर पल गुजरते हैं। इस दर्द की शुरुआत 4 साल पहले साल 2012 में होती है। पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत के साथ कुलकर्णी 15 अगस्त 2012 को मुंबई के मुलुंड इलाके में मौजूद सुश्रुसा अस्पताल जाते हैं और यहीं से चंद्रकांत के जीवन में कभी न खत्म होने वाले दर्द की शुरुआत होती है। चंद्रकांत कुलकर्णी का दावा है कि सुश्रुसा अस्पताल में डॉक्टर नितिन रहाणे ने उन्हें हार्निया होने और उसके ऑपरेशन करने की बात कही और इस ऑपरेशन के लिए उन्हें ऑपरेशन टेबल पर भी ले गए। लेकिन चंद्रकांत का आरोप है कि महज 15 मिनट में उन्हें ऑपरेशन टेबल से बाहर लाया गया और परिवार वालों को बताया गया कि चंद्रकांत कुलकर्णी को कैंसर है जिसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सुश्रुषा करके हॉस्पिटल है, उधर एडमिट हो गए। उधर जनरल सर्जन डॉक्टर नितिन रहाणे हैं, तो उन्होंने चेक किया और बोला कि दोनों वजह हर्निया है, तो आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक 15 मिनट में करके उन्होंने मेरे को ओटी के बाहर लाया और मेरे फैमिली को बोला ये 101% कैंसर ही लगता है, तो इसका ऑपरेशन इमीडिएटली करना पड़ेगा क्योंकि ये कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस है। चंद्रकांत कुलकर्णी का आरोप है कि कैंसर का ऑपरेशन करवाने के लिए इन पर दबाव भी बनाया गया। कुलकर्णी के मुताबिक डॉक्टर नितिन रहाणे ने उनके सिंगापुर जाने की बात कही और सिंगापुर जाने से पहले ही ऑपरेशन करने का दबाव बनाया। कुलकर्णी का आरोप है कि नितिन रहाणे ने जल्दबाजी में कैंसर का ऑपरेशन कर दिया, जबकि इसके लिए कराए गए कोलोनोस्कोपी टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी था। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। फिर से और एक ओपन सर्जरी उन्होंने की और स्टोमा जो कैंसर सर्जन में बिठाते वो किया और वो लार्ज इंटेस्टाइन है वो पेट में से बाहर निकाला। इसमें मैं कोमा में चला गया। इस ऑपरेशन के बाद से कुलकर्णी को आराम आना तो दूर, उनकी तकलीफ
काफी बढ़ गई। लाखों रुपए का बिल लेने के बाद हॉस्पिटल ने चंद्रकांत कुलकर्णी को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। करीब 21 दिन तक दूसरे अस्पताल में इलाज के बाद कुलकर्णी की हालत में सुधार आया और इसके बाद कुलकर्णी ने अपने पर हुए ऑपरेशन की हकीकत पता की। कई डॉक्टरों से कंसल्ट और टेस्ट के बाद कुलकर्णी को पता चला कि उनका कैंसर के नाम पर गलत ऑपरेशन कर दिया गया, जबकि उन्हें कैंसर था ही नहीं। इस ऑपरेशन के दौरान ही उनकी बड़ी और छोटी आंत की हालत खराब हो गई थी। इसे ठीक करने के लिए चंद्रकांत को और ऑपरेशन कराने की नौबत आ गई। चंद्रकांत कुलकर्णी के मुताबिक पहले ऑपरेशन में घोर लापरवाही बरती गई, जिसका नतीजा था कि उन्हें बाद में 3 और सर्जरी करानी पड़ी है। पहले ही हुए गलत ऑपरेशन और इलाज के नाम पर चंद्रकांत 12 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। ऐसे में आंत के ऑपरेशन के लिए चंद्रकांत को मंदिर और दरगाह में लोगों से पैसे मांगने तक की नौबत आ गई। हिम्मत हारे बिना चंद्रकांत आगे बढ़ते गए। मेरी बेटी ये रिपोर्ट है सबको बता रही थी ये कैंसर था क्या नहीं था, और इधर से हमको बातें उलझनी चालू हो गई कि ये कैंसर था ही नहीं और ये ऑपरेशन किया गया है, और ये दोनों डॉक्टर ने मिलके किया गया है, ये जो संगनमत से किया करके। एक आज मेरे को ये समझ में गया, इट इज अ मेडिकल रेप करके मैं बोलूंगा इसको। चंद्रकांत कुलकर्णी ने इस पूरे मामले को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में उठाया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मदद की गुहार लगाई, जिसे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। साल भर चली लड़ाई के बाद मेडिकल काउंसिल ने मार्च 2016 को फैसला सुनाया, जिसमें मामले को मेडिकल नेग्लिजेंस का केस मानते हुए डॉक्टर नितिन रहाणे पर कार्रवाई करते हुए उनका 2 साल का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया था। हालांकि डॉक्टर नितिन रहाणे ने इस केस को आगे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जहां से उन्हें रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाने पर फिलहाल रोक मिल गई है। मामला अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में है। इस मामले में डॉक्टर नितिन रहाणे से हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर नितिन ने कैमरे के सामने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। फोन पर बातचीत में ज़रूर कहा कि चंद्रकांत कुलकर्णी के लगाए गए तमाम आरोप गलत हैं और चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है, लिहाजा वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। समीर दीक्षित, जी मीडिया। तो आपने देखा कि चंद्रकांत कुलकर्णी के साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात जान लीजिए, बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूं आपको, चंद्रकांत कुलकर्णी अकेले एक ऐसे शख्स नहीं है। ऐसे तमाम चंद्रकांत कुलकर्णी हमारी सोसाइटी में हैं जिनके साथ धोखा किया गया है उनके इलाज के नाम पर। मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल जिससे मैंने आपको यहां पर रूबरू कराया था, और इस किताब को लिखने वाले 2 डॉक्टर अरुण गद्रे और डॉक्टर अभय शुक्ला मेरे साथ इस पैनल में है। डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर गद्रे, सबसे पहले मैं आप दोनों के पास ही आऊंगा। सर डॉक्टर शुक्ला, मैं पहले आपका पक्ष लूंगा। आखिर आपको क्या जरूरत पड़ी ऐसी किताब लिखने की? आप तो अपनी फ्रेटर्निटी को बदनाम कर रहे हैं सर। क्या आपको लगता है कि आपने इस किताब को लिख के कुछ ऐसा कर दिया जो आपकी फ्रेटर्निटी आपको गालियां दे रही होगी? डॉक्टर शुक्ला। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये किताब क्यों लिखी गई, क्योंकि जो सच्चाई है और आज प्रोफेशन के अंदर जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं उसको समाज के सामने लाना जरूरी था। और हमें लगता है कि इससे प्रोफेशन बदनाम नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर अपने आप को सुधारने के लिए प्रेरित होंगे। और अगर कहीं पे कुछ अस्पतालों में या कुछ डॉक्टरों के द्वारा इस तरीके के मैल प्रैक्टिसेस अगर चल रहे हैं तो वो बंद होने चाहिए। समाज को भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार के मैल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, और डॉक्टरों के बीच में भी उनकी एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि ऐसे मैल प्रैक्टिसेस को हम रोकें। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो किताब है ये एक वेकअप कॉल है, एक जागने की घंटी है डॉक्टरों के लिए भी और समाज के लिए भी। सर, मेडिकल सेक्टर में जो मैल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, जो कुछ कुरीतियां चल रही हैं, इनको बंद किया जाए, और इसके लिए समाज जो है वो रेगुलेशन की भी एक मांग को उठाए। रेगुलेशन की आप बात कर रहे हैं सर, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 में जो आया था उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन डॉक्टर गद्रे उससे पहले मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। जैसे कि डॉक्टर शुक्ला कह रहे हैं कि ये फ्रेटर्निटी को बदनाम करने के लिए किताब नहीं लिखी गई, बल्कि उनको सुधारने के लिए लिखी गई, इस प्रोफेशन को सुधारने के लिए लिखी गई। आपको लगता है सर इस किताब के बाद आने से, जैसा कि इस किताब में भी कहा गया कि 78 देश भर के डॉक्टरों का वर्जन है इस किताब में, अकेले 2 डॉक्टर आप लोगों का नहीं है, क्या आपको लगता है इस किताब के बाद आने से कुछ आपकी फ्रेटर्निटी में इस बात को लेकर चिंता हुई होगी, या लगता है आपको कुछ सॉल्यूशन इसका है
जो हो सकता है, चाहे वो सरकार के हाथ में हो, सोसाइटी के हाथ में हो या खुद डॉक्टरों के हाथ में हो? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये किताब लिखने का कौन बोल रहा है, ये आप सोचिए। मतलब मैसेज को है, लेकिन मैसेंजर को भी देखो, क्योंकि ये बुक आने की वजह ये है कि बहुत सारे एथिकल डॉक्टर्स आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, भारत में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं सिर्फ 78 डॉक्टर को मिल सका, लेकिन ऐसे सैकड़ों डॉक्टर है आजू बाजू में जो ये माल प्रैक्टिस से व्यतीत हो रहे हैं। तो ये सब जो डॉक्टर्स है, दूसरा ऐसा कौन सा भी प्रोफेशन नहीं मिलेगा आपको जहां वो अपने प्रोफेशन के खिलाफ लोग बोलेंगे। लेकिन डॉक्टर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां ऐसे डॉक्टर आज उपलब्ध है जो जिन्हें लग रहा है कि अभी जागना चाहिए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आजू बाजू में जो चल रहा है, जो पिछले 20 साल से कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है, उसके खिलाफ ये एथिकल डॉक्टरों ने आवाज़ उठाई है। और ये मैंने नहीं लिखी किताब, ये किताब लिखने वाले ये 78 डॉक्टर है। तो ये आप समझ लीजिए, सब लोगों ने ये समझा लेना चाहिए कि ऐसे डॉक्टर उपलब्ध है और उनकी ये आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, धोरणकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। सर, वी सैल्यूट दोस डॉक्टर्स, उठा लिए है, वी सैल्यूट दोस डॉक्टर्स सर। हम उन डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं, हम उन डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं जो आज भी एथिकल प्रैक्टिस में हैं। हम आपका सम्मान करते हैं जो आपने अपने प्रोफेशन में रहकर ही अपने प्रोफेशन की गंदी या खराब बातों को लोगों के सामने रखा है। लेकिन उन डॉक्टरों का क्या किया जाए सर जो आपकी इन बातों को मानने को तैयार नहीं है? अजय कुमार, मैं आपके पास आऊंगा, फिर नरेंद्र तनेजा आपके पास, और श्रेया निमोनकर भी हैं मेरे साथ इस पैनल में, जो कि खुद मेडिकल नेग्लिजेंस की एक विक्टिम है। श्रेया निमोनकर की एक केस स्टडी भी हमारे पास है। श्रेया निमोनकर की उस केस स्टडी को भी दिखाएंगे और उनसे उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि आखिर किस गंदे एक्सपीरियंस से वो रूबरू हुई हैं। लेकिन अजय कुमार, मैं आपके पास आऊंगा और आज पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करते हैं सर। आप हो या बीजेपी हो, इस देश में दोनों ने सरकारें चलाई हैं और दोनों ने कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे इस देश के लोगों के साथ किए हैं। सर, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई जब एक दो डॉक्टर या कहें लगभग 80 डॉक्टर मिलकर ये बता रहे हो कि ये प्रोफेशन कहां जा पहुंचा है और किस तरह मरीजों की जान के साथ, उनके इमोशंस के साथ, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है डॉक्टरों के जरिए? देखिए गौरव जी, पहले तो यदि आप अपने जिम्मेवारी से जो है पल्ला झाड़ना चाहते हैं, अगर डॉक्टर को जो मैं तो अपने आप एक डॉक्टर हूं, लेकिन अगर आप अपने पल्ला झाड़ना चाहते हैं पूरी तरह से जिम्मेवारी सरकार के ऊपर या राजनीति से संबंधित लोग के ऊपर थोपना चाहते हैं तो वो उचित नहीं होगा। पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो इसको पहले तो ये आम चर्चा हो चुकी है कि जिस तरह से मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस इस देश में चल रहे हैं, जिस तरह से प्रयोगशाला में जो कमीशन खोरी चल रही है, गलत ढंग से स्टेंट लगाए जाते हैं, गलत ढंग से ऑपरेशन होती है और गलत ढंग से जो है प्राइवेट जो है निजी अस्पताल में जिस तरह से पेशेंट से पैसे वसूले जाते हैं, तो ये चिंता की विषय है। लेकिन इसको सुधारने के लिए जब तक आप संस्थागत जो बदलाव नहीं लाएंगे, और अगर आप हमको 2 मिनट टाइम दे देंगे तो मेरा जो विचार है, एक तो सरकारी हॉस्पिटल में आप देख लीजिएगा कि अगर आपने जो है पूरी तरह से जो इस देश के अगर स्वास्थ्य संस्थान को या स्वास्थ्य प्रणाली को जो है अगर आप उसकी निजीकरण करेंगे तो देश को, आम जनता के लिए बहुत ही हानिकारी होगी। पहले से सबसे क्योंकि आप देख लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में अगर होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सर ये बताइए ना अजय कुमार, प्राइवेटाइजेशन किसने कर दिया सर? अभी भी हमारे देश में सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन उनकी हालत देखी है आपने। कौन जाना चाहता है सरकारी अस्पताल में और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, पहली बात देखिए, एक चीज है, पहली बात यह है कि देखिए अगर आप जिम्मेवार ठहराएंगे तो पूरी तरह से सभी जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार है देश में। देखिए प्राइवेट, अगर इस पर चर्चा करना है तो बहुत लंबा चौड़ा बहस होगा, क्योंकि हम लोग समाधान खोज रहे हैं। जब 1960 और 1970 के दशक में सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल रहा करता था, लेकिन जिस तरह से लोग को जो वहां पर सुविधा कम होते गई, तो पहले तो सरकारी अस्पताल को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम समाधान खोज रहे हैं। दूसरा है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये जो भारतीय चिकित्सा परिषद जो है, उसका सशक्तिकरण करना अनिवार्य है। विदेश में आप देख लीजिएगा, हर एक डॉक्टर को हर 2 साल में अपने लाइसेंस के लिए फिर से परीक्षा देना पड़ता है।
भारत में ये प्रणाली नहीं है। दूसरी तो एक तो आपको लगातार अपने लाइसेंस को जी एक मिनट गौरव जी सुन लीजिए ना, 2 सेकंड सुनने। गौरव जी मैं खत्म कर लेता हूं। पहले तो देखिए एक चीज है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप लगातार डॉक्टर को जो अपने लाइसेंस को बचाने के लिए लगातार परीक्षा नहीं देने पड़ेगी 2 साल, क्योंकि एक बार आप जल्दी कंप्लीट कीजिए सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए, जल्दी पास कंप्लीट करने के बाद आप फिर से कभी तो मेरा ये कहना है कि एक तो आपको जो है परीक्षा प्रणाली फिर से इस देश में जो है डॉक्टर लोग को शुरू करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है क्रेडेंशियलिंग जो बोलते हैं, जो हमारे साथ में इतने डॉक्टर और गणमान्य डॉक्टर लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, इस देश में क्रेडेंशियलिंग का सिस्टम नहीं है। हर एक डॉक्टर के लिए क्या ऑपरेशन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अमेरिका या इंग्लैंड में हर जगह जो है उसको जो है व्यवस्थित ढंग से जो है। मैं आऊंगा आपके पास, अजय कुमार बताऊंगा कि आप जब सरकार में थे तो आपने क्या किया था और उसके बाद से अभी तक क्या हुआ। लेकिन नरेंद्र तनेजा बीजेपी से मेरे साथ हैं और सरकार बीजेपी की, इसलिए जिम्मेदारी इनकी बनती है। नरेंद्र तनेजा जो बात यहां पर कह रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, यही सवाल लेकर अगर मैं आपके पास हूं नरेंद्र तनेजा की सरकार में आप हैं और अगर एक देखें तो आप इस वक्त डॉक्टर की भूमिका पे हैं जिसको इलाज करना है इस देश के बीमार मेडिकल सिस्टम का, लेकिन आखिर बीमारी जानते हुए सब कुछ समझते हुए भी आप इस देश के बीमार मेडिकल सिस्टम का अभी तक इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईएमए जैसे बॉडीज का डॉक्टरों पर कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं जो इस किताब के बाद खुलासे के बाद लगे कि सरकार गंभीर। आपने कोई कॉग्निजेंस लिया इस किताब का? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है जो विषय आपने रिपोर्ट दिखाई, जो सारा डिस्कशन हो रहा है बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि अगर हम इसको बीजेपी और कांग्रेस की तरह ही सोच गए तो आप दर्शकों नहीं बीजेपी कांग्रेस नहीं सर, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी सर, बीजेपी कांग्रेस नहीं करेंगे। गौरव सुनिए, देखिए मैं उसी पे आ रहा हूं। अब सबसे बड़ा विषय जो आ रहा है, जो सामाजिक विषय एथिक्स का, अब डॉक्टर में जो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एथिक्स जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। अगर एथिक्स हो तो फिर वो डॉक्टर तो ऐसा नहीं करेगा। मैं तमाम ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायतें, और मैं ऐसा को भी बहुतों को जानता हूं। मैं पिछले 3 साल बहुत समय मैंने अस्पतालों में गुजारा, मेरे माँ बाप बीमार थे दिल्ली और गुड़गांव के अंदर, तो मैं तो 10 किताबें मैं लिख सकता हूं, मैंने वो अनुभव मुझको मिले हैं। लेकिन मैं साथ में कह रहा हूं कि एथिक्स आज एक बहुत बड़ा समस्या है, खासतौर से मेडिकल प्रोफेशन में। फार्मास्यूटिकल फर्म्स अब जैसे वो जिस तरह से जो है जंकेट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, कभी अमेरिका ले जा रही हैं, कभी हांगकांग ले जा रही हैं, अब ये सब जो है एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। भाई ये क्या, अगर जंकेट ले जा रही है उसके लिए पे कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं तो मरीज करता है। अच्छा, दूसरी बात कि इसका टाइट, आपने बात करी, एक देखिए टाइट रेगुलेशन राज्यों के साथ मिलकर के, एक ऐसा रेगुलेशन जिससे कि इस तरह की चीजों को जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं उनको सजा दी जा सके। दूसरी बात, हर जगह कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी एसोसिएशन होती हैं, तो जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनकी एसोसिएशन हर अस्पताल में बनना जरूरी नहीं सर, ये आप इस बात को मानकर तनेजा जी, नरेंद्र तनेजा जी, आप इस बात को मानकर कि हाँ विषय बहुत गंभीर है और इस बात को हम मानते हैं और 10 किताब आप लिख सकते हैं, क्या जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? सर मैं आपको एक केस स्टडी दिखाता हूं और वो महिला मेरे साथ श्रेया निमोनकर मेरे साथ है इस पैनल में। मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं, मेरे साथ वो लेडी है, उनके भी वर्जन आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। श्रेया निमोनकर मेरे साथ इस पैनल में है, जरा उनकी एक केस स्टडी हम दिखा देते हैं। मुंबई से सटे डोंबिवली के 38 साल की श्रेया निमोनकर का मामला मेडिकल प्रोफेशन में चल रहे काले कारनामों को बहुत अच्छे तरीके से उजागर करता है। श्रेया का आरोप है कि उनके डॉक्टर ने न केवल उनके ऑपरेशन में घोर लापरवाही की, बल्कि जब इस लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें धमकी दी गई और अब मामला कानूनी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। यह रिपोर्ट देखिए। मुंबई की डोंबिवली की रहने वाली 38 साल की श्रेया निमोनकर जिन फाइलों के साथ अपनी आपबीती सुना रही हैं, दरअसल उन फाइलों में उनका कभी न खत्म होने वाला दर्द छिपा है। साल 2010 में श्रेया निमोनकर श्री कृष्णा मैटरनिटी एंड सर्जिकल अस्पताल में एडमिट हुई थी। उनका यूट्रस का ऑपरेशन होना था, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद से ही श्रेया निमोनकर की जिंदगी में राहत के बजाय मानो दर्द ने हमेशा हमेशा के लिए अपना घर बना लिया हो। 6 साल पहले हुए इस ऑपरेशन के बदले मिले दर्द को उनकी आंखों में आज भी साफ देखा जा सकता है।
श्रेया 2010 में श्री कृष्ण मैटरनिटी अस्पताल में इलाज कराने आई थी, जहां श्रेया के मुताबिक डॉक्टर सीमा शानबाग ने उन्हें यूट्रस यानी बच्चेदानी निकालने के लिए कहा था। जो पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, जो आम होता है, वो प्रॉब्लम के लिए मैंने एक मेरे गायनेक को कंसल्ट किया। उन्होंने पहले कुछ दवा देके 1-2 महीने के बाद 2-3 महीने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि कैंसर हो जाएगा और तुम इसको बच्चेदानी निकाल दो। तो ये मेरे लिए भी शॉकिंग था कि कैंसर हो जाएगा, मतलब उनको देखने के। श्रेया का आरोप है कि बच्चेदानी निकालने के इस ऑपरेशन में शानबाग ने घोर लापरवाही बरती। इस ऑपरेशन के बाद से श्रेया को लगातार पेट में दर्द और सूजन की शिकायत रहने लगी। उनके हॉस्पिटल में जब ये ऑपरेशन कैरी हुआ और उसके बाद मुझे वहीं पर ट्रिमेंडस स्टमक पेन, उल्टियाँ, डकार शुरू हुआ और मैं घर पे आ गई, लेकिन मेरे पेन्स रुके नहीं। श्रेया का आरोप है कि इस ऑपरेशन के बदले मिले दर्द को दूर करने के नाम पर उन पर 4 महीने तक अलग अलग तरह के टेस्ट और इलाज के नाम पर ट्रायल किए जाते रहे और 4 महीने बाद डॉक्टर ने दोनों किडनी फेल होने की बात कहकर किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराने को कहा। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते गए, सोनोग्राफी टेस्ट, ब्लड, ये वो करते करते फाइनली एक दिन जब मैं पूरी सूज गई, मेरे ऊपर पूरा स्वेलिंग आ गया, तभी उन्होंने मुझे कहा कि ये कुछ बहुत ही सीरियस मैटर है और आप कहीं बड़े अस्पताल में जाइए। और कहीं किडनी डैमेज होने का डर मुझे जब जसलोक हॉस्पिटल में बताया गया। श्रेया का आरोप है कि पहले तो उन्हें बिना बताए उनका ऑपरेशन डॉक्टर सीमा शानबाग की जगह किसी दूसरे डॉक्टर ने किया था। दूसरा आरोप है कि सर्जरी के दौरान डॉक्टर से जो लापरवाही या गलती हुई उसकी जानकारी उन्हें ऑपरेशन के बाद भी नहीं दी गई, उसे छिपाया जाता रहा। इसका नतीजा था कि आज उनकी हालत वक्त के साथ और खराब होती चली गई। इस ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के बावजूद अस्पताल ने इलाज के बदले श्रेया से लाखों रुपए वसूल लिए। श्रेया की नौकरी तक चली गई। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए घर तक को बेचना पड़ रहा था। इस सब के बावजूद जब उन्होंने डॉक्टर से उनकी गलती को लेकर बात की तो उन्हें धमकी तक मिली थी। सुनने का भी तैयारी नहीं है तो कैसे करें? पहले तो मैंने डॉक्टर को बताया कि भाई ये सब हुआ है, आप इसके लिए क्या कर सकते हो, नहीं तो फिर मुझे लीगली जाना होगा। इतना खर्चा हुआ है और ये अभी लाइफ लॉन्ग मेरे पीछे है। जॉब तो गई, टोटल डिप्रेशन में हूँ। तुमको जो करना है करो, लेकिन एक बात समझ लो, अगर तुम लीगल फाइट करने जाओगी तो तुमको पश्चाताप होगा। श्रेया डॉक्टर से मिले इस धोखे को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल और कंज्यूमर कोर्ट तक ले गईं। मेडिकल काउंसिल ने उनके केस को खारिज कर दिया और अब श्रेया हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। श्रेया निमोनकर के लगाए तमाम आरोप पर डॉक्टर सीमा शानबाग से हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश करी, लेकिन इस पूरे मामले के कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए डॉक्टर सीमा शानबाग ने कैमरे के सामने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। समीर दीक्षित, जी मीडिया। तो एक और केस स्टडी आपके सामने। श्रेया निमोनकर मेरे साथ इस पैनल में है और डॉक्टर रवि मलिक, ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रवि मलिक के पास जाएंगे हम। डॉक्टर मलिक, हम आज डिसेंटिंग डायग्नोसिस जो आपकी फेटर्निटी के जो 2 आपके कलीग हैं उन्होंने लिखी है और जो आपके प्रोफेशन से जुड़ी बड़ी बातें आई हैं आप मेडिकल प्रोफेशन से, उस पर हम आज बात कर रहे हैं। लेकिन श्रेया, मैं आपके पास आऊंगा, फिर नरेंद्र तनेजा आपके पास। जो आप बात कर रहे थे ना कि आज पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करते हैं, पहले श्रेया का पक्ष सुन लेते हैं, फिर सर आपके पास आते हैं। श्रेया, जरा बताइए, इस पूरी केस स्टडी में जो हमने रिपोर्ट देखी आपकी, उसमें एक बात कही गई कि आपको हॉस्पिटल की तरफ से धमकी भी दी जा रही। जरा बताइए क्या कहा जा रहा है धमकी में? एक तो पहले मुझे इसके बारे में बिल्कुल बताया नहीं गया कि कोई और डॉक्टर आके ऑपरेट करने वाला है। मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बताना भूल गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब मैंने लीगली जाने के लिए बात कही तो मुझे बोला कि आपको पश्चाताप होगा, यू विल रिग्रेट, आप अगर कोर्ट में जाते हो तो, क्योंकि इसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, तो आप बस चक्कर काटते रहेंगे आप और आगे, तो असंभव है ठीक है इसमें जीतना। ठीक है तो ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि मेरे पास
हाँ मतलब आपके साथ गलत काम हो और आप उसके बारे में बोले भी ओपिनियन है मेरे पास। और बोलिए श्रेया, पूरी कीजिए। हाँ, बोले भी नहीं, हम बोले भी नहीं। हाँ, उनका हॉस्पिटल और जो है सब जैसे कि वैसा चल रहा है। मेरा जॉब गया है, मैं पूरा हैंडीकैप हूँ फॉर लाइफ लॉन्ग। ठीक है, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हर 2.5 घंटे में मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। हाँ, और इसके ऊपर उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि यूज डायपर्स। तो ये तो कोई बात हुई नहीं ना, ये तो बिल्कुल सेंटिमेंट्स खोने वाली बात है। बताइए। ठीक है श्रेया, आप रहिए मेरे साथ इस पैनल में। ठीक है श्रेया, आप रहिए मेरे साथ। मैं लाइफ लॉन्ग सफर करूं और मुझे ये सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर मलिक, तो आवाज अभी उन तक पहुंच नहीं रही है, डिस्कनेक्ट है, कुछ कनेक्ट होंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे। लेकिन नरेंद्र तनेजा साहब, अब बताइए श्रेया किसके पास जाएं? क्या सर वो यही बातें करती रहें कि अब ठीक है वो भी इस बात को माने खराब है चीजें, लेकिन जाए कहां सर? वो इंसाफ कौन देगा सर? नरेंद्र तनेजा जी, श्रेया की बात कौन सुनेगा? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, और ये जो आप स्टोरीज बता रहे हैं और जो श्रेया ने बताया, मतलब एक भारतीय होने के नाते मुझे तो शर्म आ रही है सुन करके। किस तरह का समाज खड़ा कर रखा है हमने। चाहे वो बात केंद्र सरकार राज्य की है, ये कहना है कि राज्य सरकार की नहीं सर, मैं आपसे अग्री नहीं करता इस बात पे। सर एक मिनट, आपको शर्म आ रही है सर? आपको शर्म आ रही है? आप ये बताइए, आप क्या करेंगे श्रेया की मदद के लिए? नहीं सर, आप ये बताइए, आज श्रेया की मदद के लिए आपकी सरकार, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो, क्या करेंगे सर? उनको मदद चाहिए आज। गौरव, आप बहुत संवेदनशील मसले को कर रहे हैं। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम पे बहस नहीं हो रही है। मुझे इजाजत दीजिए कि उसकी जो संवेदनशीलता है वो आप दर्शक उसको महसूस कर सके। आप संवेदनशीलता जाहिर कीजिए सर, आप बिल्कुल संवेदनशीलता जाहिर कीजिए, और मैं आपकी संवेदनशीलता का रिस्पेक्ट करता हूं सर, लेकिन श्रेया को आज मदद चाहिए सर। और मैं समझ रहा हूं, आपको भी पता है, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पूरा जिस तरह का जो पूरा मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, गौरव, पूरे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जिस तरह की जो ये एक तरह का जो अव्यवस्था फैली हुई है, अब इसको लेकर के केंद्र और राज्य ने मिलकर काम करना पड़ेगा और उसको लेकर के सुधारना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को, अगर देखिए पहली बात तो हर डॉक्टर ऐसा नहीं, हर अस्पताल ऐसा नहीं, लेकिन जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है उनको जो उनको कानून के तहत उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए सबको मिलके। और मेरा यह मानना है कि समाज और सरकारें और सिविल सोसाइटी और डॉक्टर जो एथिकल प्रैक्टिस सबको मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली कानून बनाने दे से या रेगुलेटेड समस्या हल होने वाली नहीं है। ये काफी व्यापक समस्या हो चुकी है और मैं खुद इसका अनुभव कर चुका हूं। जैसे मैंने कहा था, मेरे पास भी बहुत सारी कहानियां जो मैं आपको सुना सकता हूं। सर, आपके पास कहानियां हैं, कहानियां तो आज कहानी नहीं, आज सॉल्यूशन चाहिए सर। आज कहानी नहीं, आज सॉल्यूशन चाहिए सर। आज कहानी नहीं, आज सॉल्यूशन चाहिए। और डॉक्टर मलिक, मैं आता हूं नरेंद्र तनेजा आपके पास, और मैं आता हूं अजय कुमार आपके पास भी, लेकिन डॉक्टर मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रवि मलिक, ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA। डॉक्टर मलिक, आपने तो ये किताब शायद पढ़ी होगी, डिसेंटिंग डायग्नोसिस। इस किताब में देश के 78 डॉक्टर और इस किताब को लिखने वाले 2 ऑथर हमारे साथ इस पैनल में, और 78 डॉक्टरों ने इस किताब को लिखी है, इसमें अपना अपना वर्जन दिया है। डॉक्टर मलिक, इस किताब में तो ऐसी सी बातें कही गई हैं जिसको पढ़ने के बाद शायद डॉक्टरी पर सिर्फ लोगों का भरोसा उठ जाए, क्योंकि आप एक बहुत प्रतिष्ठित एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर मलिक। डॉक्टर मलिक, क्या वाकई माने कि आज डॉक्टर का मतलब कमाने का धंधा हो गया है, डॉक्टरी का मतलब मेडिकल प्रोफेशन का मतलब, और मरीज का मतलब ATM हो गया है, या वाकई अभी भी इस प्रोफेशन में कुछ एथिक्स बचे हैं? डॉक्टर मलिक, देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसोसिएशन और खुद डॉक्टर होते हुए, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होते हुए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लैक शीप्स डेफिनेटली हम बिल्कुल डिफेंड नहीं करते। ब्लैक शीप्स हर प्रोफेशन में हैं और इस प्रोफेशन में भी हैं, और उनके साथ में बहुत सख्ती से डील किया जाना चाहिए। ये IMA भी इस चीज़ का सपोर्ट करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगा, आज भी मेजॉरिटी जो डॉक्टर्स हैं जो हिपोक्रेटिक ओथ लेके आए हैं, उनका मोरल भी हमारे को बूस्ट करके रखना है। आज भी ऐसे डॉक्टर्स बहुत हैं जो दूर दराज गाँव में अपनी फैमिलीज को कॉम्प्रोमाइज करके इलाज कर रहे हैं, इवन शहरों में भी एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस तरह के मेजॉरिटी। डॉक्टर मलिक, मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर मलिक, मुझे एक बात बताइए, अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रेगुलेट करने के लिए या मेडिकल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 आया था, यूपीए सरकार ने उसको पास किया था, आज तक डॉक्टर उसको मानने को तैयार नहीं है। क्या IMA उस एक्ट को मानता है सर? क्या IMA कहता है कि हाँ वो एक्ट सही है और उसको लागू किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है
कि वो अगर सरकार लागू करेगी तो हर डॉक्टर को मानना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कहीं पर भी हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर रेगुलेशन ना हो। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर्स के ऊपर तमाम तरह के रेगुलेशंस हैं। हमारी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। हर तरह का शिकंजा जो है डॉक्टर्स के ऊपर है। अगर वो अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, उनके ऊपर एक्शंस भी होते हैं। ठीक है सर, और कई बार अगर एक्शन नहीं होते किसी वजह से तो उनकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है। डॉक्टर अभय शुक्ला आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात कही है डॉक्टर रवि मलिक ने, हर डॉक्टर की लापरवाही पर या हर लापरवाही पर एक्शन होता है? साफ है। पहली बात तो यह है हाँ कि जैसा श्रेया के केस से भी स्पष्ट है और बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी इस बात को रखा है कि आज जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं वो एथिकल प्रैक्टिस को निश्चित करने में विफल रही हैं। वो डॉक्टरों के द्वारा एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस को सुनिश्चित करने में अपनी जो भूमिका है उसको अदा नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक्चुअली वो जिम्मेदारी थी उनकी, लेकिन वो उसको नहीं पूरा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आज श्रेया या कुलकर्णी जैसे पेशेंट्स के लिए आज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो होना चाहिए वो मौजूद नहीं है, और ना ही स्टेट मेडिकल काउंसिल्स इन केसेस को इफेक्टिवली डील कर रहे हैं और इम्पार्शियल तरीके से नहीं डील कर रहे हैं। वो सिर्फ डॉक्टर्स का एक प्रकार का एक क्लब बनकर रह गया है। और इसीलिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हाल में आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें कहा गया है कि एक एथिकल मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए और उस एथिकल मेडिकल बोर्ड में डॉक्टरों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, लीगल एक्सपर्ट्स, कंज्यूमर ग्रुप्स भी शामिल होने चाहिए। वो पेशेंट को न्याय दे पाएंगे। इसलिए मैं अजय कुमार जी से और तनेजा जी से दोनों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है जो सभी पक्षों ने, सभी पार्टियों ने मिल करके उसको तैयार किया है, उसको जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए वो अपने अपने पार्टी के माध्यम से दबाव तैयार करें, उस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएं और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट मेडिकल काउंसिल्स का पूरा रीऑर्गेनाइजेशन होकर के और उसमें पेशेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एथिकल मेडिकल बोर्ड जल्दी से जल्दी मल्टी स्टेक होल्डर बोर्ड्स को स्थापन किया जाए। बिल्कुल। नरेंद्र तनेजा जो बात डॉक्टर शुक्ला ने कही है, इस बात को कब तक, मैं आ रहा हूं डॉक्टर अजय कुमार, कब तक माने ये बात हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए जैसे इन्होंने कहा और जो आईएमए के प्रतिनिधि आपके पैनल पे, मैं उनसे एग्री नहीं करता कि थोड़े बहुत ब्लैक शीप हैं। थोड़े बहुत नहीं है, ब्लैक शीप ज्यादा हैं। समस्या व्यापक है। थोड़े बहुत तो एथिकल बचे हैं जो कर रहा है, ऐसे सामने आ जाते हैं। अच्छा, और अच्छा बहुत बड़ी दूसरी, जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है और हमारी पार्टी और सरकार इसको लेके गंभीर है। आप थोड़ा सा इसी दिशा में काम किया जा रहा है। आईएमए से भी बात हो रही है, राज्य सरकारों से भी बात हो रही है, और किस तरह से जो मरीज बन के जाता है, एक तरह से कंज्यूमर हो जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और साथ में जो हमने नए मेडिकल इंस्टीट्यूट के पूरे देश में विस्तार कर रहे हैं, एम्स जगह जगह बना रहे हैं, हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं सिस्टमेटिकली उनको, जैसे डॉक्टर नवंबर में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो 60 और 70 के दशक में होते थे, उनका ग्रेड ऊपर ले जाके जा सके, जिससे कि वो कंपटीशन दे सके। और सर सितंबर में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। नहीं, आपका कहना गलत है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, आप ये देखिए उसको जब पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आती है उसमें बाद में काफी डिस्कशन होता है, राज्य सरकारों से डिस्कशन चल रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, वो फार्मास्यूटिकल फर्म जो आकर के एक तरीके से जो ब्राइब करती हैं, उस सबको पूरे इसको कैसे खत्म किया जाए। और आईएमए का जो नजरिया है अपने बारे में, वो भी आईएमए को कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है काफी हद तक उसमें आना है। तो कुल मिलाकर के भारी परिवर्तन ला रहा हो। ये परिवर्तन एक सरकार कोई नहीं ला सकती, सरकार पहल करेगी, हम पहल कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार है, पूरी सिविल सोसाइटी और जो डॉक्टर खुद हैं, सबको मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी काफी व्यापक और काफी गहराई तक जा चुकी है। तो खुद अपने बारे में बोल दिया। अजय कुमार कुछ कहना चाह रहे थे? अजय कुमार आना पड़ेगा। अजय कुमार आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मैं इस चीज से, गौरव जी देखिए पहले मैं डॉक्टर मलिक आ रहा हूं, डॉक्टर मलिक आ रहा हूं। पहली बात ये है कि, हाँ बोलिए अजय कुमार। गौरव जी पहली बात ये, तनेजा जी को जो है, अब इनकी सरकार है, केंद्र सरकार में ये लोग बैठे हुए हैं, मैं हमसे विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं कि ये जो खतनी और करनी में इनकी जो इतनी बड़ी खाई दूरी है उसको जो खत्म कर ले। पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय कमेटी ने तो अपने रिपोर्ट पेश कर दिया है, ये इसको पार्लियामेंट में लाए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी आईएमए की भी है। आईएमए को दबाव डालना चाहिए सरकार के ऊपर कि इस पूरी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को जो है, उसको कानून को जो है लोकसभा में ले और उसके बाद राज्यसभा में पारित कर लें।
क्योंकि अगर आप इसको कहेंगे, एक बार जो आप हाल में आपने देखा होगा कि उच्चतम न्यायालय ने एमसीआई को फिर से जो है पूर्ण गठित किया था। किस कारण से उन्होंने गठित किया? क्योंकि जिस तरह से एमसीआई की जो कार्रवाई चल रही थी वो काफी असंतोषजनक थी। और डॉक्टर अभय ने जो अभी जो कहा था, उन्होंने जो कहा एकदम ठीक उन्होंने जो है विषय को आपके सामने रखा है कि जब तक जो है ये एथिकल कमेटी जो कह रहे हैं, जब तक सिर्फ डॉक्टर के हाथ में नहीं छोड़ करके उसमें सिविल सोसाइटी के लोग, वकील लोग अलग अलग समझ, क्योंकि अभी तक डॉक्टर, हम सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर ही समझ सकता है मेडिसिन की जो कहां गलत हुई है। और दूसरे सबसे बड़ा समस्या, जैसे अभी जितने भी पेशेंट के लिए एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप कंज्यूमर कोर्ट के फोरम के माध्यम से आपको जाना पड़ता है न्याय के लिए, न्याय की गुजारिश के लिए आपको कंज्यूमर फोरम के माध्यम से जाना पड़ता है। यदि आप स्टेट मेडिकल काउंसिल में, यदि एथिकल कमेटी के सामने आप अपने जो है समस्या को पेश कर सकते हैं, उसकी जांच होगी निष्पक्ष रूप से, तो फिर डॉक्टर के उनके लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। और लास्ट में, आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, इस देश में मैल प्रैक्टिस लॉ की आवश्यकता है, ताकि डॉक्टर लोग, क्योंकि कभी कभी गलती जो जानबूझ के नहीं होती है, तो मैल प्रैक्टिस प्रोटेक्शन के लिए उनको जो इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता है, हर एक डॉक्टर को मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता है। एथिकल कमेटी, स्टेट मेडिकल काउंसिल में उसको लागू कर लें, ताकि जल्द से जल्द वर्तमान में एक पेशेंट जिस तरह से नहीं, गौरव जी, लास्ट में देखिए 15-20 साल हो जाते हैं, आदमी की हिम्मत टूट जाती है अपने न्याय लड़ने के लिए। तो हमारा ये कहने की पूरा प्रक्रिया को जो अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल लागू कर लेंगे, और जैसे मेडिकल और भारतीय जनता पार्टी से जो अनुरोध है, सारी बातें आज से 2 साल पहले भी हो सकती थी। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल सर, ये सारी बातें 2 साल पहले भी हो सकती थी सर। ठीक है, मैं श्रेया कुछ कह रही है, बताइएगा, श्रेया कुछ कह रही है, उनकी बात सुन लेते हैं। श्रेया निमोनकर कुछ कह रही है। श्रेया बोलिए, क्या कह रही हैं आप? सर महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एकदम बायस्ड है और बिल्कुल इससे कोई उम्मीद नहीं है जस्टिस मिलने की। हम दर दर भटक रहे थे। इनके अगर आप आरटीआई में हमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी, अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से बकवास है। इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रखा जा सकता। इस तरह से तो हमको न्याय मिलेगा ही नहीं। इन्होंने उटपटांग जो मन में आया वो लिखा है। जो एक्सपर्ट है वो भी नहीं है पैनल पर, जो केस का एक्सपर्ट होना चाहिए डॉक्टर, वो भी नहीं है पैनल पर। इनको मन में आया वो कुछ भी इन लोगों ने, जो मैंने कंप्लेंट दी थी उसका कट कॉपी पेस्ट करके इन्होंने लिखा दिया है, बाकी कुछ किया नहीं है। और ये हमको ऑर्डर घर पे भेज देते हैं, हमको हियरिंग के लिए नहीं बुलाते हैं, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है? हमारे सामने होना चाहिए ना हियरिंग। बताइए, ये हाल है। डॉक्टर मलिक कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हमको बुलाइए तो सही। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये और हम दिखा रहे हैं हमारे पास के पेपर्स, तो उसको भी नहीं देख रहे हैं। चाहूंगा बोलिए डॉक्टर मलिक बोलिए। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जैसे कि एक साहबान ने कहा कि इस प्रोफेशन में सारे ही ब्लैक शीप्स हैं, मेजॉरिटी ब्लैक शीप्स हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर ये खराब हो जाता है तो फिर सारा सिस्टम खराब हो जाता है। आज भी मैं मानता हूं मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स, जो मेरे बैचमेट्स हैं, हम डॉक्टर्स की एसोसिएशन में, मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो हैं अपनी एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हिपोक्रेटिक ओथ लेके आए हैं। उनको कहीं कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि वो अनएथिकल प्रैक्टिस करें। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं दूर दराज गांव में, हर जगह पर लगे हुए हैं। उनका हौसला अगर हम नहीं बुलंद करेंगे कुछ ब्लैक शीप्स के लिए, तो वो एक बड़ा जरूरी चीज है। दूसरा मैं ये बता दूं, स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंदर जनता का भी प्रतिनिधि होता है। ये केवल डॉक्टर्स नहीं होते हैं, लॉयर भी होता है। एथिकल कमेटी जब बनती है तो उसके अंदर पूरा पैनल फॉर्म होता है। हर डॉक्टर को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। 4-5 डॉक्टर्स का पैनल होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज हो सकती है। उसके ऊपर दूसरी ओपिनियंस भी हो सकती हैं, वो हायर काउंसिल में भी जा सकती है। बहुत सारे मरीज के पास में प्रावधान है। सर, श्रेया निमोनकर जी की बात सुनी, वो कह रही है उनको हेयरिंग में बुलाया तक नहीं जाता, कागज भेज दिए जाते हैं घर पे, उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही। देखिए, अच्छा सर, देखिए, और सर इसको पीरियड दिया है सर। अगर ये ऑर्डर इशू होता है तो ऑर्डर में विद इन 1 मंथ। बोलिए श्रेया, बोलिए आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ऑर्डर निकलने के बाद विद इन 1 मंथ हमको अपील करना होता है एमसीआई में, लेकिन इन लोग 20-20 दिन इनके ऑर्डर भेजते ही नहीं हमको। इन लोग इसकी पूरी ये लेते हैं, केयर लेते हैं कि हम तक ये लेट पहुंचे, ताकि हम आगे जा ही नहीं सके। इस तरह से इन लोग काम करते हैं। मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तक गई थी, मेरा वहां पे रिजेक्ट हुआ कि लेट हुआ है करके। मतलब हम लोगों को 4 दिन का डिले हुआ, तो वो चला, उसके लिए उन्होंने मेरी फाइल वापस भेज दी। डॉक्टर मलिक,
डॉक्टर मलिक आप ये बताइए। क्या आप बताइए। सुनना डॉक्टर भी मलिक नहीं आप बताइए। होंगे। नहीं डॉक्टर मलिक आप सुनिए। डॉक्टर मलिक काउंसिल्स डॉक्टर मलिक आप बहुत ईमानदार डॉक्टर हैं। आप बहुत ईमानदार डॉक्टर होंगे, आपके बहुत साथी बहुत ईमानदार डॉक्टर होंगे, लेकिन डॉक्टर मलिक, श्रेया निमोनकर का दर्द समझ रहे हैं आप? केवल उनके साथ उनके इलाज में लापरवाही नहीं बरती गई, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ उनको यह मौका नहीं दिया जा रहा कि वो उनके खिलाफ अपील तक कर सके डॉक्टर। और आप कह रहे हैं कि नहीं, ब्लैक शीप बहुत नहीं है, कम है। देखिए, ये तो आप मैं फिर उसी चीज पे परसिस्ट कर रहा हूं कि ब्लैक शीप्स काफी कम है, बहुत अच्छा, श्रेया नहीं की बात पे जवाब है, और दीजिए हमारे को उन डॉक्टर्स का मॉरल डाउन नहीं करना जो एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्रेया का मेडिकल काउंसिल, लेकिन उनकी बात पे जवाब दीजिए। श्रेया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। श्रेया का जहां तक केस का तल्लक है वो महाराष्ट्र काउंसिल में है। मैं ना तो मेडिकल काउंसिल को ना स्टेट मेडिकल काउंसिल को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं आईएमए का एक प्रतिनिधि हूं। आईएमए जो है हमारी एक एनजीओ है जिसमें कि हम डॉक्टर्स को लगातार सेंसिटाइज करते हैं। हमारे पास कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम डॉक्टर की इन्वेस्टिगेशन कर लें या डॉक्टर को कोई सजा दे दें या उसका लाइसेंस, ये सब काउंसिल का काम है। लेकिन अगर श्रेया को लेटर लेट पहुंची है, किसी साजिश के जरिए इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है, ये सीधा कोर्ट में जाए, ऑर्डर दोबारा से कोर्ट ऑर्डर करेगी मेडिकल काउंसिल को कि ये आपने ऐसा किस लिए ऑर्डर कर दिया, आपने 20 दिन के बाद दिया है, उनको लेटर पहुंचाई है, तो 20 दिन के बाद आप 1 महीना देंगे। ये सब चीजों की कोर्ट में भी सुनवाई होती है। आपको एक चीज मैं बता दूं, मेडिकल काउंसिल या स्टेट मेडिकल काउंसिल से कई बार डॉक्टर अगर बरी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनकी रेपुटेशन सबकी टार्निश हो जाती है, प्रैक्टिस आधी रह जाती है। तो डॉक्टर्स भी बड़े वल्नरेबल हैं और हमारे को ये भी देखना बड़ा जरूरी है। हमने एक केस स्टडी दिखाई थी, जैसे एमसीआई ने उस डॉक्टर के ऊपर एक्शन लिया, वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। लेकिन डॉक्टर गद्रे, मैं आपके पास आऊंगा, आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गद्रे, आपने इस किताब में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। आपने इस किताब में ये भी लिखा कि आज लोग ज्यादातर पढ़े हुए हैं और प्लेटलेट काउंट्स के बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं और उसी पे लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। डॉक्टर उनसे कहते रहे तुम्हारे प्लेटलेट तो 2 लाख से घटकर 1.5 लाख हो गए, और उसी पर उनको स्लाइन, उसी पर उनको दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, भर्ती तक कर ली जाते हैं। डॉक्टर, आपकी बात की जो समरी वही निकल कर आती है, क्या वाकई आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों को टारगेट दिया जाता है क्या किसी तरीके का कि आपको इतने करोड़ का बिजनेस महीने में देना है? हम सभी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे सर, लेकिन कुछ हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर मलिक से ये बात करना चाहता हूँ कि अच्छा, वो हॉस्पिटल में हमारे बहुत सारे डॉक्टरों ने बताया है, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे बताया है कि यंग कार्डियोलॉजिस्ट को ये मैनेजमेंट ने बुला के ऐसा पूछा कि भैया आप 100 पेशेंट आते हैं आपके ओपीडी में, तो सिर्फ 10-15 लोगों की एंजियोप्लास्टी हो जाती है, तो ये नहीं चलेगा। अगर आपको ये हॉस्पिटल की नौकरी में रहना है तो आपको ये कन्वर्जन रेट, मैं तो पहली बार सुना, कन्वर्जन रेट 15% से 15% से 40% करना पड़ेगा। मतलब इसका अर्थ साफ है में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर को हॉस्पिटल में एमबीए की पढ़ाई जा रही है सर, रखनी है। तो वो 25% पेशेंट ऐसे चुनने पड़ेंगे कि जिनको एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है। और ये बड़े बड़े अस्पतालों में, स्पेशली जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल में ये बहुत कॉमन तरीका है कि बहुत एमआरआई का टारगेट दिया जाता है, सीटी स्कैन का टारगेट दिया जाता है, पैथोलॉजी का टारगेट दिया जाता है। और डॉक्टर मलिक को ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये 78 डॉक्टर पूरे देश में फैले हुए हैं और उनमें सुपर स्पेशलिस्ट से जनरल प्रैक्टिशनर तक है। और उनका ये मानना है कि ये बहुत सारा फैला हुआ बीमारी है, ना कोई ऐसा छोटा छोटा, बहुत कम है। मैं मानता हूँ कि ऑनेस्ट डॉक्टर बहुत ज़्यादा है और मतलब है समाज में। सर, समय ये जल्दी अपने सवाल पूछिए उनका सर, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो और दूसरी बात ऐसी है, हौसला कम करने की बात नहीं है। एक्चुअली ये बात अभी एक घंटी बज रही है सब हमारे प्रोफेशन के लिए कि चलो आईएमए, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी, सब पेशेंट का प्रतिनिधि, ये सब एक मिलके कुछ इसके ऊपर उपाय खोजें। ठीक है। और इसी बात पे आईएमए का स्टैंड है कि हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में बहिष्कार करेंगे। तो ये भी गलत है क्योंकि आज मेडिकल जो प्रोटोकॉल्स है, समझ गाइडलाइंस है, आज कहाँ भी नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ठीक है सर, डॉक्टर मलिक सवाल ये है कि सेल्फ रेगुलेशन कहाँ होता है सर? कि मेडिकल सेल्फ रेगुलेशन कहाँ होता है सर? नहीं, आप डॉक्टर मलिक से पूछ लीजिएगा कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को समर्थन देंगे कि नहीं। हाँ ठीक है, आपका सवाल सुन लिया उन्होंने। ओके, ही हर्ड योर वॉइस एक्ट के लिए। ओके,
डॉक्टर मलिक बोलिए। देखिए, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी डॉक्टर, जैसे इन्होंने बताया कि अगर कोई उसको टारगेट्स दिए जा रहे हैं या उसको कमर्शियल वो दिया जा रहा है, ये ना केवल अनएथिकल है, ये क्रिमिनल भी है, ये चीटिंग भी है। आप पेशेंट्स के साथ में पैसे फ्रीज कर रहे हैं। इस तरह के जो भी केसेस हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जो कोई डॉक्टर 2 लाख को 1.5 लाख प्लेटलेट करके इलाज शुरू कर रहा है, मरीज को डरा रहा है, वो डॉक्टर्स को अगर आप स्टडी करेंगे 2, 4, 5 साल के बाद उनकी प्रैक्टिस बंद होने के कगार पे आ जाती है। आज का मरीज तो कितनों का बेड़ा पार कर चुके होंगे सर, देखता है कि थ्रोम्बोसाइटोसिस तब तक तो कितने मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो चुका होगा सर। देखिए 5 साल की छूट दे दे उनको। मेरा अपना तजुर्बा, मेरा अपना ये तजुर्बा है। हाँ जी, नहीं बोलिए जल्दी सर, समय खत्म है, जल्दी बोलिए। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, नहीं गौरव जी, मेरा अपना तजुर्बा है कि जो भी अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को मान रहे नहीं मान रहे, दिक्कत है। जो भी सर एक सवाल सबका यही है, आप क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? क्योंकि बार बार सब क्या निकल कर आता है, मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या आता है। वी प्राइवेट डॉक्टर्स आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब ऑफ रेगुलेशंस आवरसेल्व्स, ऑल इज वेल। हम अपने आप रेगुलेट कर रहे हैं अपने आप को और सब कुछ अच्छा है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की सिर्फ अमेंडमेंट्स की बात होती है, कभी ये नहीं होता कि ये बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, उसके अंदर डॉक्टर्स चाह रहे हैं कि अमेंडेड, ट्रांसपेरेंट हो, और वैसे डॉक्टर्स के ऊपर। ओके सर, हम उम्मीद तो यही करेंगे कि आईएमए की तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाया जाए ताकि ऐसे ब्लैक शीप्स को पकड़ा जाए और जो बात ही ना हो उन ब्लैक शीप्स की, वो ब्लैक शीप सामने आए ना। डॉक्टर शुक्ला, समय खत्म हो चुका है और आपकी के कमेंट से मैं इस शो को वाइंड अप करूंगा। एक बहुत ही छोटा कमेंट डॉक्टर शुक्ला, आपका फाइनल कमेंट। डॉक्टर शुक्ला बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी। थोड़ा अपना सवाल रिपीट करिए, मुझे सुनाई नहीं सवाल नहीं है, आपका फाइनल कमेंट है। क्या आपको लगता है कि वाकई कुछ हो पाएगा, उम्मीद है कहीं कि ये प्रोफेशन क्लीन होगा? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से हवा बदल रही है और हमारी किताब छपने के बाद में बहुत बड़े स्तर पे हमको अलग अलग तबकों से इसके बारे में एक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन भी मिल रहा है। आज न केवल सामान्य लोग और पेशेंट्स बल्कि डॉक्टरों का भी एक सेक्शन अब सामने आ रहा है जो कह रहा है कि नहीं, ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। एथिकल प्रैक्टिस फिर से हमें एक बार अपने को इसके प्रति कमिट करना चाहिए। आने वाला जो 1 जुलाई है वो डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे के दिन हमारा एक नेशनल नेटवर्क है, इंडियन डॉक्टर्स फॉर एथिकल प्रैक्टिस। ये देश भर में अपील करने वाले हैं सारे डॉक्टरों को कि आप फिर से एक बार अपने हम भी यही अपील करेंगे सर। बहुत शुक्रिया, एथिकल प्रैक्टिस, बहुत शुक्रिया सर, कमिट करिए। आपने अपनी किताब में आपने अपने, बहुत शुक्रिया सर, समय खत्म हो चुका है, माफ कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। और आपने अपनी किताब में लिखा है वॉइसेस ऑफ कॉन्शियंस फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन। तो ये जो मेडिकल प्रोफेशन के कॉन्शियंस से ये आवाज आ रही है, हम उम्मीद करते हैं, हम भी अपील करते हैं कि ये जो जिन लोगों ने किसी दबाव की वजह से या लालच की वजह से ऐसी मैल प्रैक्टिसेस शुरू की हैं वो भी सही करें, क्योंकि डॉक्टर को ऑलरेडी इतना सम्मान दिया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस भगवान के दर्जे की तो कम से कम इज्जत कर लीजिए आप। और क्या कहें, बाकी आप सब समझदार हैं। फिलहाल बिग एक्सपोजे में आज बस इतना ही। जी बिजनेस पर खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।